हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब एकदम मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम सॉल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, उसमें हमारा आज का टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का, जिसमें कि हम आज न्यूमेरिकल्स वगैरह देखने वाले हैं कि मतलब कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पिछले साल बोर्ड्स में आए और मतलब कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है। और काफ़ी सारे अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी देखेंगे इसमें। तो चलो फिर शुरू करते हैं। एक ही क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क दिया था, और एक बार इसको भी करके देख लेते हैं, ताकि जिन बच्चों को आता था उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया था वो इसको अभी भी कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि हाउ मच यूरिया मस्ट बी एडेड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट the boiling point of water increases from 100 degree Celsius to 100.5 डिग्री सेल्सियस। मोलर मास दे रखा है यूरिया का 60 ग्राम पर मोल, और वैल्यू दे रखी है केवी की 1.86 केल्विन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितना यूरिया हम ऐड करें 500 ग्राम वाटर में, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज कर जाए इतने से इतने पे। हमें नहीं पता कितने से कितने पे, बस ये है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि ये पक्का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का क्वेश्चन है, इतना कंफर्म हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जितनी भी गिवन चीजें हैं वो सारी चीजें लिख लेनी है एक साइड में। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है सब लिख लेना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 500 ग्राम वाटर गिवन है। ठीक है, एक सेकेंड। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है? 500 ग्राम। ठीक है। और क्या गिवन है? और हमें गिवन है मोलर मास, मोलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम पर मोल, और हमें केबी की वैल्यू गिवन है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है प्योर सॉल्वेंट का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है सॉल्यूशन का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 100.5 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि कितना मास हमने यूरिया ऐड किया। तो यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड, जो कि हमें निकालना है। ठीक है। अब उस फॉर्मूले को याद करते हैं जो कि मैंने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में बोला था कि भाई इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो और इसको याद रखना। तो उस फॉर्मूले को याद करते हैं। वो फॉर्मूला कुछ ऐसे था कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में एम बी
इंटू में डब्ल्यू ए। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा, और ये मैंने बोला था कि भाई इसको आप रट लो चाहे याद कर लो, जैसे भी, बस आपको इसको अपने दिमाग में रखना है कि जहाँ भी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो अभी सीधी सीधी वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट करने से पहले हम ये देख लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट को हम डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट को डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर मास ऑफ यूरिया को हम एम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और के बी को तो के बी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी नॉट बी से। ठीक है, और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को टी बी से। ठीक है, मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड को किससे करते हैं हम, इसको हम डब्ल्यू बी से करते हैं। ठीक है, और यही हमें क्वेश्चन में निकालना है, यानी कि ये चीज़ निकालनी है हमें। ठीक है, तो हमें जल्दी जल्दी सारी वैल्यूज पुट कर लेनी है और इसको आंसर को निकाल लेना है। तो पुट करते हैं डेल्टा टी बी की जगह, डेल्टा टी बी का मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी नॉट बी, टी बी माइनस टी नॉट बी। एक सेकेंड, क्या होगा, टी बी माइनस टी नॉट बी, यानी कि सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेल्टा टी बी आ गया। तो इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले डेल्टा टी बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 100.5 माइनस 100, तो यहाँ से क्या आया 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 0.5 इज इक्वल टू 1.86 इंटू में डब्ल्यू बी को फाइंड आउट करना है, इंटू में 1000 अपॉन में मोलर मास 60 है, इंटू में, और गिवन मास कितना है सॉल्वेंट का 500 ग्राम। तो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, जैसे कट गया, और डब्ल्यू भी आ जाएगा 0.5 इंटू में 60 अपॉन में 1.86। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 8.06 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स लिख देना। ठीक है, और लास्ट में एक लाइन मेंशन कर देनी है कि देयरफॉर, एक सेकेंड, लास्ट में एक लाइन मेंशन कर देनी है, देयरफॉर 8.06 ग्राम 8.06 ग्राम ऑफ यूरिया इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हो गया, बस इतना मेंशन कर देना है आपको लास्ट में। अब आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे मैंने ग्राफ थोड़ा रफली बना रखा है, और आपको जो मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे इसके, उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से बना रखा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अभी मैं दोबारा से बनाना सिखाऊंगा कि मतलब पेपर में आता है तो इसको कैसे दिखाते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी फिर एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, उस पर शुरू करता हूँ। पहले ये देख लो कि हाँ ऐसा ऐसा दिखता है। यहाँ पे हम इस एक्सेस पे वेपर प्रेशर को शो करते हैं, इस एक्सेस पे टेम्परेचर को, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करते हैं। ठीक है,
अब इसी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच लेते हैं और एक ऐसे, और जो मैंने बताया था ये वाला एक्सिस वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, वेपर प्रेशर को, और ये वाला एक्सिस टेम्परेचर को। इधर आगे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर आगे जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और यहाँ पे कहीं कांस्टेंट हम ले लेते हैं, एक ऐसी सीधी लाइन, कांस्टेंट लाइन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन ले लेते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही है सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को, T0B को। और एक और लाइन ले लेते हैं डॉटेड, सीधी होनी चाहिए लाइन, और ये रिप्रेजेंट कर रही है TB यानी कि सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को। इन दोनों के डिफरेंस को ही हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB। ठीक है, तो और यहाँ पे सॉल्वेंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्योर सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे मेंशन कर देंगे सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरीके का हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ दिखता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एग्जाम में अगर आ जाता है तो खाली छोड़ के नहीं आना है, आपको ऐसे बना के दिखा देना, बहुत इजी टर्म्स है। ठीक है, यहाँ पे वेपर प्रेशर को शो करना है, यहाँ पे टेम्परेचर को, यहाँ पे पहले T0B को, फिर TB को, और डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देना है इसको प्योर सॉल्वेंट से, और यहाँ से नीचे कर्व सा बना देना है, और ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक कांस्टेंट लाइन है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। बस अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे। ऐसे 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज, लेकिन आज मैं एक ही क्वेश्चन को करूंगा, और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो मैं करूंगा, और एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपको करना है। हाँ, ये रहा, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, और जो मैं अभी कराने वाला हूँ वो ये क्वेश्चन है, ये हाउ मच इथाइलिन ग्लाइकोल मस्ट बी एडेड इन 2000 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इज एलिवेटेड बाय 0.36 डिग्री सेल्सियस। मोलर मास दे रखा है इथाइलिन ग्लाइकोल का 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, केबी की वैल्यू दे रखी है 0.52। सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है उनको लिख लेते हैं एक साइड में। ठीक है, हमें क्या गिवन है, 2000 ग्राम ऑफ वाटर है, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 2000 ग्राम। ठीक है, और डेल्टा टीबी गिवन है 0.36 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बोल रखे ना बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड बाय 0.36 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, 0.36 डिग्री सेल्सियस। तो यही तो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ा, 0.36। तो यही है डेल्टा टीबी की वैल्यू। डेल्टा टीबी की वैल्यू गिवन है, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू गिवन है, और मोलर मास दे रखा है, मोलर मास ऑफ
इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है 62 ग्राम पर मोल। और Kb की वैल्यू क्या गिवन है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो अब हमें अपने फॉर्मूला को याद कर लेना है, जो मैंने फॉर्मूला बोला था आपको याद रखने को। कौन सा फॉर्मूला, डेल्टा टीबी वाला, कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के जितने क्वेश्चन आते हैं सब में यही फॉर्मूला लगेगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के जितने भी सवाल आते हैं सब में यही लगेगा। और जितने भी सवाल पिछले साल बोर्ड में आए हैं वो भी मैंने देखे हैं, सब में नॉर्मल सी क्वेश्चन आते हैं, वैल्यूज दे रखी होती है, पुट करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 0.36 इज इक्वल टू के बी की वैल्यू 0.52 गिवन है, डब्ल्यू बी हमें निकालना है, इंटू में 1000 अपॉन में मोलर मास कितना है 62 ग्राम पर मोल, तो 62 ही लिखते हैं, और 2000 ग्राम। ठीक है, तो 3 जीरो यहाँ से कट गया, 3 जीरो यहाँ से कट गया, ये 2 बचा, 2 कट गया, 0.26। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 0.36 इंटू में 62 अपॉन में 0.26। ठीक है, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 0.36 था, तो अब डेसिमल हटा देंगे, यहाँ से 2 डेसिमल हटेगा तो यहाँ नीचे 2 जीरो आ जाएगा, और यहाँ से हटेगा तो ऊपर 2 जीरो, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और यहाँ पे आ जाएगा 36 इंटू में 62 बटे में 26। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 13, 13 1.8 ऐसे कुछ समथिंग आ रहा है, 1.84। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 84.85 ग्राम। ठीक है, तो लास्ट लाइन में आपको ये लिख देना है कि देयरफॉर therefore 84.85 gram of ethylene glycol is required। ठीक है, मेंशन कर देना लास्ट में, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन बढ़िया हो जाती है, टीचर भी देखता है कि हाँ भाई इस बच्चे ने काफ़ी कुछ लिखा है, तो मार्क्स इसको पूरे मिलने चाहिए, तो मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा हमारा जो मैंने आपको मार्क करवाया था स्टार वाला, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू में एम बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। और डेल्टा टी बी तो तुम्हें पता है, डेल्टा टी बी क्या होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस वाटर का बॉइलिंग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेन है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ठीक है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डू यू, एक रीजनिंग क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट अगर लिखा आ गया तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि सर यहाँ तो केबी की बात हो रही है, क्योंकि एलिवेशन है ना यहाँ पे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बारे में पूछा गया तो ये तो केबी की बात हो रही है। लेकिन कई बार बच्चे एबुलियोस्कोपिक और कायरोस्कोपिक से कंफ्यूज हो जाते हैं कि
के बी लिखना है या के एफ लिखना है। तो अभी तो आपने शायद कायरोस्कोपिक नहीं पढ़ा है, तो इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगले लेक्चर में हम जिसमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है उसका है कांस्टेंट कायरोस्कोपिक, तो वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अभी बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट से आप क्या समझते हैं, बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि के बी, बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बी, दोनों चीजें सेम है। इन्हीं एक ही का ही इसी एक का ही दो दो नाम है इसी एक के ही, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जो अभी फॉर्मूला मैंने बताया था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए। तो ये होता है हमारा बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जो कि हमारे फॉर्मूले में यूज होता है, या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, डेल्टा टी बी। हमने एक और भी तो रिलेशन याद किया था, के बी इंटू में एम। जो हमने रिलेशन निकाला था तो उसके बाद जो सबसे पहले फॉर्मूला निकल के आया था वो यही तो आया था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो इससे हम डिफाइन मतलब कैसे लिखेंगे क्या, कि इसकी डिफाइन क्या होगी। तो बच्चों, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की डिफाइन कुछ ऐसे होगी, लिख लेते हैं हम। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज elevation of boiling point, elevation of boiling point, boiling point when 1 mole of solute is present, when 1 mole of solute is present या added to 1 kg of solvent। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिफाइन। इट इज डिफाइंड एज elevation of boiling point when 1 mole of solute is added to 1 kg of solvent। आप कहोगे सर जी ये तो समझ में नहीं आया, डिफाइन से कैसे, मतलब ये आपने कैसे लिख दिया कि 1 mole of solute is added to 1 kg of solvent। तो बच्चों ये ऐसे लिख दिया मैंने कि जब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को कर दिया हमने 1 और मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में मैंने कर दिया 1, तो क्या बच गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, क्या बच गया, के बी बच गया ना। और ये क्या था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो के बी किसके बराबर आ गया, यानी बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट किसके बराबर आ गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यही तो लिखा है, इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। किसकी तरह डिफाइन किया जाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिया जाए 1 और सॉल्वेंट का मास लिया जाए 1 kg। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगला जो हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सर आप कहोगे कि सही बच्चे के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि सर हमने ये सब तो पढ़ा नहीं, हमने जो ये पढ़ा था कि कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, हम तो ये सब जानते ही नहीं है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो इसके अरेंजमेंट कैसे करेंगे। तो कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एलिवेशन ऑफ, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के,
अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। सर जी आपने तो हमें पहले यही बताया था। तो आज क्या है, आज भी कुछ खास नहीं, आज भी फॉर्मूला मतलब रिलेशन वही रहेगा। कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के, क्योंकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन अगर घटता है तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसको अरेंज कैसे करना है, सबसे पहले तो तीनों सॉल्यूशन को नाम दे दो। पहला सॉल्यूशन है, दूसरा बी, तीसरा सी। अब देख लो कि सबसे कम किसका है। सबसे कम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो देख लो सबसे कम कंसंट्रेशन किसका है। सब कहोगे सर ए वाले का सबसे कम कंसंट्रेशन है तो ए का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बी का उससे ज्यादा है तो बी का उससे ज्यादा होगा, सी का सबसे ज्यादा है तो सी का सबसे ज्यादा होगा। कहोगे सर ये तो बहुत ईजी है कि मतलब जिसका कंसंट्रेशन कम हो उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही बात है। कहोगे सर जी हमारे तो समझ में यही आया है कि कंसंट्रेशन अगर कम होगा तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो सर, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी अगर कंसंट्रेशन कम होगा। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एलिवेशन जो मतलब सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चाहे वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो, डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, कोई सी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो सर। आप मेरे सामने कोई सा भी अरेंजमेंट का सवाल ला दीजिए, मैं देखूंगा कंसंट्रेशन, और उस कंसंट्रेशन से मैं ये बता दूंगा कि सर इसको किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 मोल NaCl और यह है 6 मोल NaCl और यह है 10 मोल। सबसे पहले तीनों सॉल्यूशन को तीन तीन नाम दे देते हैं, ए बी सी, तीनों अलग नाम दे दिए। ठीक है, अरेंजमेंट किसके बिहाफ पे करनी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखेंगे सबसे कम कंसेंट्रेशन किसका है। कहोगे सर जी आपने अभी तो बताया था ए वाले का सबसे कम कंसेंट्रेशन है तो इसका सबसे कम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। फिर आ जाते हैं बी वाले पे, फिर आ जाते हैं सी वाले। सी का सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सी का। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक क्वेश्चन है 1 मोल NaCl है। तीनों सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। पहले में 1 मोल NaCl है, दूसरे में 1 मोल BaCl2 है, और तीसरे में 1 मोल K4FeCN6 है। कहोगे सर जी इसमें तो सबकी कंसंट्रेशन सेम है, तो इसका मतलब इसमें कैसे होगी अरेंजमेंट। अब आप तो कह रहे थे कि कंसंट्रेशन देख के कर देना, इसमें तो सबकी कंसंट्रेशन ही सेम है तो अरेंजमेंट कैसे करेंगे। ये तो फिर मतलब सवाल गलत है। नहीं बच्चों, सवाल बिल्कुल सही है अपनी जगह। अब देखो पता है क्या होता है, 1 मोल NaCl यानी कि 1 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस मीडियम में NaCl दो भागों में टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, तो यहाँ से इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है 2 मोलर। और सिमिलरली ये भी अपने एक्वस मीडियम में बेरियम 2 प्लस और 2Cl माइनस क्लोरीन में टूटता है। तो 2 मोल इसका इसके आयंस होंगे और 1 मोल इसके, तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 3 मोल। और कितनी कंसंट्रेशन थी इसकी 1, तो 1 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन 3 मोल। और ये 2 था, और क्या था मेन कंसंट्रेशन इसका 1, तो 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, फाइनल कंसंट्रेशन आ गई 2 मोल। और जब ये क्या बोलते हैं K4FeCN6 एक्वस मीडियम में जाता है तो ये अपने ऐसे आयंस में टूटता है 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस, ऐसे टूटता है। तो 4 इसके आयंस और इसके आयंस, ये 5 आयंस में टूट गया। और इसके कितने आयंस थे, एक ही
इसके कितने मोल थे, 1 ही मोल था, तो इसको कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो इसकी फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी 5 मोलर। 5 मोलर आ गई। तो अब देखो तीनों के कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ गया। तीनों जो सोल्यूशन थे इनको नाम दे देता हूँ, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। अब कहोगे सर जी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बिहाफ पे अरेंजमेंट करनी है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कहोगे सर जी ए की कंसंट्रेशन सबसे कम है तो ए का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, बी की उससे ज्यादा है तो बी का उससे ज्यादा होगा एलिवेशन, सी की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है तो सी का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। तो आप कहोगे सर समझ में तो आ गया सर, आपने कुछ एक्वस मीडियम बोल के करा दिया, मेरे तो सर के ऊपर से चला गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा सर क्या करूँ, आपने तो ऐसे बोल दिया कि ये अगर ऐसा ही था, आपने यहाँ पे आयंस में तोड़ा ही था, तो जो ये जो आपने सर पहले कराया है ये क्यों नहीं टूटा आयंस में बच्चों, ये भी टूटा है, अपने एक्वस मीडियम में गया है तो ये भी आयंस में टूटा है। लेकिन एक बात जो मैं आपको बता दूं, अब आप इसको आयंस में तोड़ोगे, ठीक है तोड़ लो, Na प्लस और Cl माइनस में आपने इसे तोड़ लिया, ठीक है, इस पहले मॉलिक्यूल को हमने तोड़ लिया Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब जब तोड़ने के बाद इसका कितना हो गया 2, 2 मोल, इसका भी 2 मोल होगा तोड़ने के बाद NaCl का, ये भी NaCl टूटने के बाद 2 मोल होगा। अब जब 2 मोल को हम इसके फाइनल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा C वाला 10 × 2, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 20 मोलर, और इसकी कितनी हो जाएगी 12 मोलर, इसकी कितनी हो जाएगी 2 × 3 6 मोलर। तो अब भी तो वही अरेंजमेंट रहेगी, अब भी तो सबसे कम कंसंट्रेशन ए वाले का है, फिर उससे ज्यादा बी वाले का, सबसे ज्यादा सी वाले का। तो क्या जरूरत है, अगर देखो इसी बात का तो ध्यान रखना है कि कब हमें आयंस में तोड़ना है, या फिर कब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी आयंस में तोड़ने की। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कब हमें आयंस में तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर देखो हमें अरेंजमेंट दे रखी है और सारे कंपाउंड सेम है, सारे कंपाउंड सेम है, अगर वो आयन एक्वस आयन में टूटते हैं, अगर सारे कंपाउंड सेम है और एक्वस आयन में टूटते हैं तो कोई जरूरत नहीं है तोड़ने की, आप वैसे ही देख के एलिमिनेट कर दो, क्योंकि तोड़ने के बाद भी वो उसी रेशो में आएंगे। क्योंकि अगर मान लो 2 मोल से इसका बढ़ रहा है, 2 गुना इसका बढ़ रहा है, तो 2 गुना इसका ही बढ़ रहा है, क्योंकि सेम आयन है, 2 गुने इसके भी आयन्स बढ़ रहे हैं, तो अरेंजमेंट सेम ही रहेगी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो था जो कि आप कहोगे सर ये ग्लूकोज वाला ये भी टूटेगा क्या अपने आयन्स में, नहीं, ग्लूकोज जो होता है ना C6H12O6, ये कभी भी अपने आयंस में नहीं टूटता है, ये कभी भी एक्वस मीडियम में अपने आयंस में नहीं टूटता है। ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6 अपने रिस्पेक्टिव आयंस में, इसके कोई आयंस नहीं होते, आयंस में नहीं टूटता है ये एक्वस मीडियम में जाने के बाद। तो ये पहले भी ऐसा ही था, ये चाहे साथ रहा हो चाहे मिला हुआ है, ये किसी आयंस में नहीं टूटते हैं। ठीक है, तो अगर ये आए तो ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या बोलते हैं, सेम आपको बस कंसंट्रेशन देखनी है इसके लिए तो, और आपको अरेंजमेंट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कंसंट्रेशन देखनी है, तीनों में आयन से सेम है, तीनों में एक्वस मीडियम में जाने के बाद इसके आयन सेम बनेंगे, तो कंसंट्रेशन नॉर्मल देख के आपको अरेंजमेंट कर देना है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो हमारा थर्ड वाला पार्ट जो था क्वेश्चन का, इसमें ये था कि आयंस में टूटने के बाद इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही थी, मतलब कुछ जैसे ये वाला था, इसके 2 आयंस रिलीज होते हैं एक्वस मीडियम में, इसके 3 आयंस रिलीज होते हैं, इसके 5 आयन, तो कंसंट्रेशन पे तो फर्क पड़ रहा था, तो इसलिए हमने इनको आयंस में तोड़ा। अब कहोगे सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि BaCl2 Ba2 प्लस और 2Cl माइनस में टूटता है, तो अगर आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा, जितने पॉसिबल कंपाउंड्स होंगे जो 12वीं में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और करा दूंगा मैं इसके जैसे, ताकि हमारे बच्चों का कोई भी डाउट ना रह जाए कि सर मेरे में तो ये कंपाउंड आ गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि ये एक्वस मीडियम में कैसे टूटेगा। ठीक है,
मुझे तो यही नहीं पता चला कि एक्वस मीडियम में टूटता है या नहीं टूटता है, तो मेरी तो अरेंजमेंट गलत होगी। तो ऐसा कोई सीन नहीं रहेगा। हम सारे जितने पॉसिबल कंपाउंड्स हैं 12वीं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे, तो वो सभी की प्रैक्टिस कर लेंगे अब। और ऐसे बहुत से क्वेश्चन और हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोई सा भी टॉपिक, मतलब कोई सा भी क्वेश्चन इस तरीके का नहीं रह जाएगा कि आप कहोगे सर मेरे पेपर में ऐसा कंपाउंड आया था और मैं इसको तोड़ नहीं पाया। लेकिन देखो, जो मैं करा रहा हूँ वो आपको करना है ही है। जितना मैं करा रहा हूँ उतना तो करना ही है, उतना तो जरूरी है। और अगर आप खुद से करना चाहते हो तो खुद से आप मेरे को इंस्टा वगैरह पे या व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपको पर्सनली भी भेज सकता हूँ अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह चाहिए हो। लेकिन मैं यहाँ पे जो करा रहा हूँ वो आपको सब करना है, तभी आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। अगर जो मैं करा रहा हूँ वो आपने शुरू से लेकर आखिरी तक कर ली सारी चीजें, तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आराम से आ जाए। बस ये है कि आपको मेहनत करनी होगी, और जो मैं करा रहा हूँ क्लास में वो करना होगा, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको करना होगा। ठीक है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह जो होंगे वो करेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर, आने वाले 2 लेक्चर में हम क्या करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारी 2 और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रह रही हैं, जो कि मैं पहले भी करा चुका हूँ लेकिन दोबारा कराऊंगा, क्योंकि मैंने उनके लिए मैंने सोचा कि अलग से एक वो बना दूं लेक्चर, ताकि बच्चों को जैसे देखना हो ना तो ऑस्मोटिक प्रेशर देखना हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए अलग लेक्चर। तो ऐसे करके मैं थोड़ा डिफाइन करना चाहता था, ताकि आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आए। बाकी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो पूरा हो चुका है, फॉर्मूले वगैरह जो भी बताने थे मैं बता चुका हूँ। बेसिक बेसिक सारे जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला थे सब बता चुका हूँ, स्टार मार्क करवा चुका हूँ फॉर्मूला में, रिलेशन में, और क्या बोलते हैं अरेंजमेंट के लिए जो रिलेशन की जरूरत थी, तो उस वो सब बता चुका हूँ। और क्या बोलते हैं, अभी भी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट के, काफी ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमको आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो आने वाले लेक्चर में जैसे जैसे अगर क्वेश्चन कोई मिलता जाएगा तो मैं साथ में वो भी क्वेश्चन लगा दूंगा, ताकि हमारे पिछले टॉपिक्स की भी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।